हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग आई दृष्टि घटना चक्र से पूरे साल भर का करंट अफेयर देख रहे हैं और अभी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की एक वीडियो कल ही हमने अपलोड कर दी थी, आज ये दूसरी वीडियो है। अगर आपने जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उन्हें नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। चलिए देखते हैं आज की अपनी जो पहली खबर है वो। और जो आज की हमारी पहली खबर है वो देखिए, भारत जो है ना वो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसे UNESCOC कहा जाता है, इसका सदस्य चुना गया है। ठीक है, तो भारत अभी किसका सदस्य बना है? तो यूनोकोसॉस का। ठीक है, तो आप जो इसको पढ़ें कुल मिला करके आगे देखिए। 1945 में ये जो संस्था है उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नाम क्या है ध्यान से देखिए, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। ठीक है, और ये संयुक्त राष्ट्र के जो 6 प्रमुख अंग हैं उनमें से एक मानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा का यह केंद्रीय मंच होता है और सदस्य देश जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि सामाजिक परिषद है ना, उसमें आपको टोटल 54 सदस्य देखने को मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र तंत्र के लिए नीतिगत सिफारिशें जो है वो ये जो मतलब कि मतलब कि क्या बोलते हैं संस्था ये तैयार करती है। ठीक है, देखिए भारत को ECOSOC की वर्ष 2026 से 28 की अवधि के लिए इस परिषद का सदस्य जो है वो चुना गया। अर्थात 2026 से 28 तक के लिए जो भारत है वो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के मेंबर के रूप में रहने वाला है। चलिए आगे देखेंगे क्या है स्मरणीय तथ्य। तो भारत 4 जून 2025 को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में, तो समझिए जो न्यूयॉर्क है उसमें मिलेगा आपका ये संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर। यहाँ पे महासभा के द्वारा ECOSOC के 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2028 तक के कार्यकाल के लिए इसको जो है चुना गया है। आगे देखिए कार्यकाल थोड़ा देख लीजिएगा फिर से कितना है, बहुत ज़्यादा। बाकी तो आपको पता ही है कि हर एक चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती है और मतलब रिदम अच्छे से बना रहे इस वजह से बहुत सारी जानकारियाँ दी रहती हैं, लेकिन कुछ ही पॉइंट्स होते हैं जो पूछे जाते हैं, जिससे आप सर जो कार्यकाल है ना वो आराम से पूछ लेंगे कि 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2028 तक के लिए भारत को ये जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है उसके मतलब कि मेंबर के रूप में चुना गया। ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष के रूप में नहीं, मेंबर के रूप में एज अ मेंबर उसको चुना गया है। चलिए आगे देखिए। एशिया प्रशांत क्षेत्र के समूह में कुल 4 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें भारत के साथ चाइना, लेबनान और तुर्कमेनिस्तान जो है वो निर्वाचित हुए। सामान्यतः प्रत्येक वर्ष अफ्रीका और एशिया प्रांत से 4-4, पूर्वी यूरोप से 2-3, वैकल्पिक रूप से लैटिन अमेरिका से 3 तथा पश्चिमी यूरोप और अन्य से 4 सीटों पर चुनाव होता है। आगे देखिए, सभी सदस्य 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं तथा हर वर्ष परिषद के 1/3 यानी कि 18 जो मेंबर्स हैं उनका चुनाव नए कार्यकाल के लिए किया जाता है। आगे देखिए, ये परिषद संयुक्त राष्ट्र की 14 विशिष्ट अभिकरणों, 10 कार्यात्मक आयोगों और 5 क्षेत्रीय आयोगों के जो कार्य हैं उनका समन्वय करती है। और ECOSOC में भारत की सक्रिय भागीदारी आने वाले वर्षों में वैश्विक विकास लक्ष्य और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने में सहायक होगी। ठीक है, चलिए अगली खबर है हमारी कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता मिली है। तो चलिए देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान जिसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज यानी IIAS कहा जाता है, यह एक वैश्विक गैर लाभकारी यानी कि लाभ लेने वाली संस्था नहीं है, एक गैर लाभकारी संस्था है जिसकी स्थापना 1930 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको ब्रुसेल्स में मिलेगा जो कि बेल्जियम की कैपिटल है। ठीक है, तो ये वाली कैपिटल भी याद रखना है। आगे देखिए क्या है स्मरणीय तथ्य। तो 3 जून 2025 को ब्रुसेल्स में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान यानी IIAS की असाधारण महासभा में जो बैठक है ना उसमें भारत को इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया। भारत के प्रत्याशी DARPG के सचिव जिनका नाम क्या है V श्रीनिवास, इनके द्वारा इस चुनाव में 87 मत यानी 61.7% वोट जो है वो हासिल करके ऑस्ट्रिया जो कि 54 मत जिसको मिले हैं उसको पराजित किया गया। ठीक है, तो कुल मिला के भारत की तरफ से श्रीनिवास जो है वो वहाँ पे चुने गए हैं और इन्होंने ऑस्ट्रिया को जो है पराजित किया है। आगे देखिए, यह चुनाव IIAS के लिए मतलब 2025 से 28 कार्यकाल के लिए हुआ है, यानी कि 2025 से 28 तक के लिए ये चुने गए हैं इसमें। और इसके साथ पहली बार किसी भारतीय को इस संस्थान की अध्यक्षता मिली है, तो वैसे ही हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, नाम भी देख लीजिए, नाम क्या है फिर से देखिए, श्रीनिवास जी हैं, V श्रीनिवास, और
कहाँ पे ये जो संस्था है इसका हेडक्वार्टर वगैरह देख लीजिए। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। 1930 में स्थापना हुई है और इस संस्था का नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान। ठीक है, तो भारत की तरफ से पहली बार है जब कोई यहाँ पे अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, इस वजह से थोड़ा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। सॉरी। आगे देखिए, IIAS के इतिहास में ये पहली बार है जो मतलब अध्यक्ष चुना गया है और साथ में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव मत पत्र जो मतलब प्रक्रिया है उससे हुआ है। आगे देखिए, IIAS वर्तमान में 31 देशों की सदस्यता, 20 राष्ट्रीय अनुभाग तथा 15 एकेडमिक अनुसंधान केंद्रों के नेटवर्क के रूप में काम कर रही है। IIAS की अध्यक्षता संभालते हुए भारत ने अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार के सिद्धांत को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार। भारत वर्ष 1998 से IIAS के सदस्य राष्ट्र है तथा भारत का प्रतिनिधित्व प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग जो मतलब DARPG है इसके माध्यम से किया जाता है। आगे देखिए, सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य, इसके पहले जो मतलब कि RO का एग्जाम हुआ था 2021 में ना, उसमें पूछा गया था, और जो UPPCS का एग्जाम हुआ था 2021 में उसमें भी पूछा गया था। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्या पता इस बार फिर से एग्जामिनर का मन है पूछ ले। चलिए फिलहाल के लिए देखिए सुरक्षा परिषद के जो मतलब कि नए अस्थायी मेंबर्स हैं वो, तो चलिए देखते हैं। आपको पता है कि जो UN का सुरक्षा परिषद है ना, उसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जो उसमें 5 मेंबर्स तो ऐसे होते हैं जो स्थायी हैं और 10 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो अस्थायी होते हैं, जिन्हें मतलब कि चुना जाता है कितने साल के लिए, तो अभी आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जाना जाता है, संयुक्त राष्ट्र के यानी UN के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका मुख्य उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय संधि और सुरक्षा को बनाए रखना है। सुरक्षा परिषद में आपको टोटल 15 मेंबर्स मिलेंगे, जिसमें 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनका निर्वाचन किया जाता है। अस्थायी सदस्यों के नाम तो मेरे ख्याल से आप जानते ही होंगे, चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है और USA है। जबकि जो शेष 10 हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं, जिन्हें 2 ईयर्स के लिए, ध्यान से देख लीजिए, 2 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UN जनरल असेंबली के द्वारा चुना जाता है। क्या है स्मरणीय तथ्य? तो 3 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, तो ये जो सत्र है ना, इसको ध्यान से देख लीजिए, 79वें सत्र के दौरान किसको, तो नाम ध्यान से देखिए, बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लाटविया और लाइबेरिया को सुरक्षा परिषद के अस्थायी मेंबर के रूप में निर्वाचित किया। और हाँ, इसी के साथ आपके लिए ये मतलब कि आपका खुद का काम है, बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लाटविया और लाइबेरिया की जो कैपिटल है ना वो याद कर लें। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उपर्युक्त जो 5 नवनिर्वाचित सदस्य हैं, इनका जो 2 वर्षीय कार्यकाल है वो कब से जारी मतलब शुरू होने वाला है, तो 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर 2027 तक ये सुरक्षा परिषद के मेंबर जो है बने रहेंगे। और उपर्युक्त देशों के अतिरिक्त वर्तमान में सुरक्षा परिषद के जो अन्य 5 हैं, यानी कि पहले से जो 5 हैं वो कौन है? डेनमार्क है, ग्रीस है, मतलब ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। ठीक, तो अभी इन 5 के साथ साथ जो भी आज मतलब कि नए 5 हैं उन्हीं को मिलाकर के 10 और 5 जो मतलब स्थायी मेंबर हैं, टोटल 15 मेंबर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो फिर से देख लीजिए, वर्तमान में जिनकी अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है वो 5 कौन है, तो उसमें आपको बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लाटविया और लाइबेरिया मिलेंगे। इसके पहले से कौन है? इसके पहले से आपको डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया मिल जाएंगे। चलिए आगे देखिए। निर्वाचित नए सदस्य अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सियरा लियोन और स्लोवेनिया का स्थान लेंगे, अर्थात ये 5 जो है रिटायर्ड हुए हैं तो वो 5 आए हैं और इनका कार्यकाल 2025 में समाप्त हो गया। और इस वर्ष की 5 रिक्तियों में 2 सीटें अफ्रीका, 1 एशिया प्रशांत, 1 पूर्वी यूरोप और 1 लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई समूह के लिए थी। आगे देखिए, किसी भी उम्मीदवार को चुने जाने के लिए महासभा के 193 सदस्य देशों में से कम 2/3 सदस्य देश, लगभग 128 मत जो है ना वो प्राप्त होना अनिवार्य है। चलिए आगे देखिए। बहुत ही अच्छा जो है एक सूचकांक आ रहा है, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारी देश की नंबर 1 मीडिया है, जो 24/7 खबरें दिखाती है एकदम फटाफट, उसकी जो पोजीशन है ना वो कहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 और 3 मई 2025 को क्या मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन को मतलब फ्रांसीसी NGO रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, यानी कि एक फ्रांसीसी NGO है, फ्रांस का एक NGO है जिसका नाम क्या है?
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इनके द्वारा एक सूचकांक जारी किया जाता है जिसका नाम क्या है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो ध्यान से देखिए 3 मई को क्या मनाया जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और इसी दिवस को फ्रांस की एक एनजीओ है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इनके द्वारा एक सूचकांक जारी किया जाता है जिसका नाम है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। आगे देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पत्रकारों और मीडिया को उपलब्ध संसाधनों मतलब स्वतंत्रता के स्तर के अनुसार विश्व के 180 देशों और क्षेत्रों को रैंक प्रदान करती है, अर्थात टोटल 180 देशों को इनके द्वारा रैंकिंग जो है वो की गई है। और इस वर्ष जो दिवस रहा है वो भी देख लीजिए, यानी कि जो थीम रहा है, साहसी नई दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव। तो ये इस बार की जो है थीम रही है। आगे देखिए क्या है हमारे लिए जानने योग्य बातें। तो वर्ष 2025 में वैश्विक औसत स्कोर मतलब कि कितना, अप्रॉक्स 54.7 रहा है, जो पहली बार कठिन स्थिति यानी डिफ़िकल्ट सिचुएशन की श्रेणी में आ गया है। ठीक है, तो इस समय जो मीडिया है उसकी क्या स्थिति है, डिफ़िकल्ट है। स्थिति और भी चिंताजनक तब हो जाती है जब यह देखा गया कि वैश्विक स्तर पर लगभग 1/3 देशों में समाचार संस्थान आर्थिक तंगी के कारण बंद हो रहे हैं। यह स्थिति विशेष रूप से इन देशों में देखी गई, कहाँ पे, तो यूएस जो हाँ मतलब कि 57वां स्थान 2 स्थान नीचे, ट्यूनीशिया 129वां स्थान 11 स्थान नीचे तथा अर्जेंटीना 87वां स्थान 21 स्थान नीचे। और फिलिस्तीन में तो ये स्थिति और ही भयावह है। गाजा में इजरायली सेना ने न्यूज़ रूम्स को नष्ट कर दिए हैं जिससे लगभग 200 पत्रकारों की जान भी चली गई है। ठीक है, आगे देखिए, वर्ष 2024 में सोशल मीडिया विज्ञापनों पर खर्च 47.3 बिलियन डॉलर रहा, जो कि वर्ष 2023 में 14% अधिक है। आगे देखेंगे हम लोग, यह इंडेक्स में यह इंडेक्स के इतिहास में पहली बार है जब दुनिया के आधे से अधिक देशों में पत्रकारिता करने की स्थिति जो है ना वो डिफ़िकल्ट या अति गंभीर यानी वेरी सीरियस हो गई है, जबकि 4 में से केवल 1 देश में यह स्थिति आपको संतोषजनक देखने को मिलने वाली है। मतलब कि विश्व में हर जगह आपको मीडिया की जो स्थिति है ना वो दयनीय ही दिखने वाली है। आगे देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार प्रेस की स्वतंत्रता के संदर्भ में सबसे खराब जो स्थिति है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र की है। चीन की बात करें तो चीन का जो है 178वां स्थान अब भी पत्रकारों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जेल बना हुआ है और इंडेक्स में निचले 3 देशों में शामिल है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग शीर्ष रैंकिंग वाले जो देश हैं उनको। तो नॉर्वे, ये जो उधर की कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन, ये सब तो हर जगह आपको टॉप ही मिलने जाएंगी। तो देख लीजिए जो कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आता है उसमें शीर्ष जो देश हैं वो कौन है, नॉर्वे, और इनका स्कोर कितना है 92.31। दूसरे पे है एस्टोनिया 89.46 और तीसरे पे है नीदरलैंड 88.64। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले में आप देखिए तो इरिट्रिया 180वें स्थान पे है। ठीक है, और फिर आता है उत्तर कोरिया 179 और उससे थोड़ा ठीक स्थिति में ईरान चल रहा है। ठीक है, अब देखिए वर्तमान सूचकांक में भारत ने 32.96 स्कोर के साथ 151वां स्थान जो है वो प्राप्त किया। ठीक है, तो भारत का देख लीजिए भैया कि भारत जो है ना उसका स्कोर कितना रहा है, 32.96 स्कोर रहा है और 151वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक, चलिए पिछले वर्ष 2024 में सूचकांक में भारत जो है 159वें स्थान पर था, अतः भारत ने 8 स्थानों का सुधार जो है वो दर्ज किया है। भारत सरकार ने डिजिटल मीडिया नीति 2024 शुरू की जिसका उद्देश्य मीडिया स्वतंत्रता को मजबूत करना है। अब हम देखेंगे 5 संकेतकों में भारत की स्थिति क्या रही है। अगर राजनीतिक संकेतक की बात करें तो इसमें भारत की रैंक 155 रही है, स्कोर 24.30। आर्थिक स्थिति में 132, विविधिक स्थिति में 141, सामाजिक सांस्कृतिक में 160, सुरक्षा में 155। ठीक है, तो हर जगह स्थिति ऐसी ही रही। अब हम अगली जो रिपोर्ट है उसको देख लेते हैं, विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2024। तो यानी कि सेना पे कौन कितना खर्च कर रहा है उसको देखिए। तो स्वीडन की संसद द्वारा वर्ष 1966 में स्थापित स्टॉकहोम इंटरनेशनल शांति अनुसंधान संस्थान, जिसको क्या बोला जाता है, शॉर्ट में सिप्री बोला जाता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ के द्वारा किसके द्वारा इसको स्थापित किया गया था, तो स्वीडन के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए संघर्षों, सशस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण के संदर्भ में अनुसंधान हेतु समर्पित एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। 28 अप्रैल 2025 को इस संस्थान के द्वारा विश्व में सैन्य खर्च से संबंधित जो रिपोर्ट है जिसका नाम क्या है, विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां यानी ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024, इसको जारी किया गया। चलिए आगे देखते हैं।
तो विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां 2024 के अनुसार 2024 में विश्व सैन्य खर्च 2718 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो कि 2023 से 9.4% अधिक है। यानी कि दिन प्रतिदिन जो मतलब कि सैन्य खर्च है उस पर लोग बढ़ोतरी ही कर रहे हैं। कह रहे हैं यह सिप्री द्वारा दर्ज किया गया अब तक का सबसे अधिक वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट है। इसमें लगातार 10वें वर्ष जो है वो वृद्धि ही हुई है। तो सभी विश्व मतलब कि क्षेत्रों में सैन्य खर्च में वृद्धि हुई है। विशेष रूप से यूरोप और मध्य पूर्व दोनों में तेजी से वृद्धि आई है। यह सैन्य खर्च 2015 और 2024 के बीच कितना रहा है, 37% तक बढ़ गया है। ठीक है, तो 2015 से 2024 के मध्य देखें जो सैन्य खर्च है ना उसमें मतलब 37% की वृद्धि हुई है। 2024 में 9.4% की वृद्धि कम से कम वर्ष 1988 के बाद से सबसे अधिक वर्ष दर वर्ष वृद्धि है। ठीक है, आगे देखिए इसके अनुसार विश्व के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में सैन्य व्यय का जो हिस्सा है 2024 में बढ़कर के 2.5% हो गया। सरकारी व्यय के हिस्से के रूप में औसत सैन्य व्यय जो है 2024 में बढ़कर 7.1% हुआ और प्रति व्यक्ति सैन्य व्यय खर्च जो है वो 1990 के बाद से सबसे अधिक कितना रहा है, तो $334 रहा है। ठीक है, इसके अनुसार 2024 में विश्व के 5 जो सबसे बड़े सैन्य खर्च करने वाले देश हैं, तो यही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो कथा थी, सुन लीजिए। तो मतलब ये होता है ना कि क्या पता कुछ पूछ लें, बाकी तो मतलब हर एक चीज़ पूछी नहीं जाती है। बाकी आजकल जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं वो तो कुछ भी पूछने की मूड में रहते हैं, लेकिन जो अक्सर पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि 2024 में जो सिप्री की रिपोर्ट आई है उसमें सबसे ज़्यादा जो सैन्य खर्च करने वाले 5 देश हैं वो कौन से हैं। तो सबसे टॉप पे तो आपको मिल जाएगा यूएस ही। ठीक है, यूएस के बाद आएगा चाइना, चाइना के बाद रूस, रूस के बाद जर्मनी और जर्मनी के बाद अपना प्यारा इंडिया आ जाता है। ठीक है, तो सबसे जो 5 हैं सबसे ज़्यादा जो सैन्य खर्च कर रहे हैं वो यूएस, चाइना, रूस, जर्मनी और भारत हैं, जिनका संयुक्त रूप से विश्व के सैन्य खर्च में 60% हिस्सेदारी। अर्थात अगर विश्व में पूरे विश्व के द्वारा मिलकर के 100 रुपीज़ खर्च किया जा रहा है तो उसमें 60% तो ये 5 देश ही मतलब कि खर्चा कर रहे हैं। आगे देखिए इसके अनुसार भारत का सैन्य खर्च 86.1 बिलियन डॉलर रहा, जो भारत की जीडीपी के 2.3% है। समझ रहे हैं, मतलब ठीक ठाक खर्चा हो रहा है यहाँ पे। चलिए, तो एशिया में, और हाँ ये वाली लाइन जरूर याद रखिए कि भारत का जो सैन्य खर्च है वो 86.1 बिलियन डॉलर रहा, जो भारत की जीडीपी के 2.3% तक है। चलिए आगे देखिए, एशिया में चाइना के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है। शीर्ष 5 सैन्य खर्च करने वाले देशों में आपको यूएस मिल जाएगा, बता ही दिया, चाइना, ये आंकड़े वगैरह नहीं याद रखना है, रूस, जर्मनी और भारत है। ठीक है, चलिए अगली जो हमारी खबर है वो क्या है, वो है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 अप्रैल 2025 में जारी हुई और इसमें 853 विश्वविद्यालय, जिसमें 35 देशों से शामिल या क्षेत्रों से शामिल जो विश्वविद्यालय हैं, इनका मूल्यांकन किया गया है। 2025 की एशिया रैंकिंग में भारत के कुल 107 विश्वविद्यालय इसमें शामिल हैं। तो इसको देख लीजिए, भारत के टोटल कितने विश्वविद्यालय शामिल हैं, 107, जो संख्या के हिसाब से एशिया में दूसरा स्थान है। जापान के 119 संस्थानों को इसमें स्थान मिला हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। स्मरणीय तथ्य क्या है, तो शीर्ष 3 विश्वविद्यालय देश व स्कोर सहित देख लीजिए। तो शीर्ष 3 पे तो आपको समझ आएगा कि वही सब पश्चिम के ही होंगे। तो फिलहाल के लिए देखिए, एशिया 2025 रैंकिंग में शीर्ष 3 विश्वविद्यालय तथा उनके देश एवं कुल स्कोर इस प्रकार हैं। तो चलिए देखते हैं, क्या एशिया से ही संबंधित थी क्या? हाँ, एशिया का है तो हम पश्चिम का है बोल रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, एशिया की ही बात है तो एशिया के ही जो आपको यूनिवर्सिटीज़ हैं वो देखने को मिलेंगी। सबसे पहले पे कौन सा है, सिंघुआ यूनिवर्सिटी है चाइना की। ठीक है, 93 स्कोर है इसका। फिर दूसरे पे है पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना की और तीसरे पे है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर की। ठीक है, तो जो भारत देश है ना वो भले ही एशिया में दूसरे स्थान पे है, लेकिन आपको समझ आ रहा है कि टॉप 3 में भारत का कोई भी यूनिवर्सिटी इसमें शामिल नहीं है। आगे देखेंगे, शीर्ष 5 जो भारतीय विश्वविद्यालय हैं उनका स्कोर व रैंक देखिए। तो भारत देश में जो शीर्ष पे है ना वो कौन सा है, वो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है। लेकिन अगर आप उसको एशिया के स्तर पर देखेंगे तो उसका स्थान 38वां है। स्कोर कितना है, 65.2 है। और दूसरे पे है अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई, जिसका मतलब एशिया में 111वां स्थान है। फिर तीसरे पे आता है IIT इंदौर, 131वां स्थान है। और महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टायम जो केरल का है वो एशिया में आप देखें तो 140वें स्थान पे है। ठीक है, तो मतलब ठीक ठाक स्थिति किसी की आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इन सबको आप देखिए।
आगे देखिए उपर्युक्त में जो IISc बेंगलुरु है ना, वो एशिया में 38वें स्थान के साथ भारत का सर्वोच्च रैंक जो है प्राप्त किया है। और शूलिनी यूनिवर्सिटी भारत का सर्वोच्च रैंक वाला जो है निजी यूनिवर्सिटी है, जो कि 146वां रैंक पे आया हुआ है, तो इसको भी देख लीजिएगा। हम देखेंगे अपनी अगली रिपोर्ट, और वो क्या है, विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025। ठीक है, तो विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग यूएनडेसा, इसको हम तो अंडेसा करके पढ़ते हैं, तो यूएनडेसा के द्वारा जो है 24 अप्रैल क्या मनाया जाता है, 24 को पंचायती राज दिवस। ठीक है, 24 अप्रैल 2025 को प्रकाशित एक वार्षिक विश्लेषण है। और इस वर्ष की रिपोर्ट का शीर्षक देखिए क्या है कि सामाजिक प्रगति में तेजी लाने के लिए नई नीतिगत मतलब कि सहमति, अ न्यू पॉलिसी कंसेंसस टू एक्सेलरेट सोशल प्रोग्रेस। ठीक है, चलिए क्या है स्मरणीय तथ्य, 24 अप्रैल 2025 को विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 जो है वो जारी की गई। और ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग अंडेसा तथा संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय विकास आर्थिक अनुसंधान संस्थान UNAU वाइडर के साथ सहयोग से प्रकाशित की गई है। और वर्तमान में जीवन संतुष्टि के आकलन के अनुसार दुनिया भर में 60% लोग संघर्ष यानी स्ट्रगलिंग कर रहे हैं और 12% लोग पीड़ा यानी सफरिंग में हैं। लगभग 69 करोड़ लोग हैं जो अत्यधिक गरीबी में और लगभग प्रतिदिन $2.15 से भी कम में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। 2.8 अरब से अधिक लोग अर्थात दुनिया की 1/3 से ज़्यादा आबादी $2.15 से $6.85 के प्रतिदिन खर्च में अपना जीवन जो है वो गुजर बसर कर रही है। विश्व बैंक 2024 के अनुसार हर 5 में से एक व्यक्ति जलवायु आपदाओं के उच्च जोखिम का शिकार है और 2024 में हर 7 में से एक व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष की चपेट में रहा है। और वर्ष 2010 में अब तक राज्य आधारित संघर्षों की संख्या दोगुनी हो गई है 2024 तक। ठीक है, तो लगभग 60% लोग इस बात को लेकर के अत्यधिक चिंतित हैं कि उनकी नौकरी जा सकती है या उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल पाएगी। वर्ष 2022 में 29 देशों में शीर्ष 1% आबादी के पास कुल आय का 20% से अधिक हिस्सा है और इन देशों में चिली, भारत, मेक्सिको, सऊदी अरब और USA जो है वो शामिल है। ठीक है, तो क्या इनके द्वारा क्या बताया जा रहा है, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो 2022 के आंकड़े हैं उसको आप देखें तो 29 देशों में शीर्ष 1% आबादी के पास टोटल आय का 20% जो हिस्सा है वो अभी है, अर्थात 20% लोग जो 20% सपोज दैट 100 रुपए की टोटल इकोनॉमी है, तो 100 रुपए में जो 20 रुपए है ना वो 1% लोगों के पास है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और इन देशों में कौन कौन, चिली, भारत, मेक्सिको, सऊदी अरब और USA ही है। रिपोर्ट जो है भारत को SDG लक्ष्यों की दिशा में समानता केंद्रित जलवायु लचीली रणनीति पर बल देने का परामर्श देती है। चलिए आगे देखिए। अगली जो हमारी रिपोर्ट आ रही है वो है वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट 2025। तो चलिए इसको देख लीजिए। वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट 2025 जो है वर्ष 2024 में पवन ऊर्जा उद्योग के प्रदर्शन का एक व्यापक अवलोकन प्रस्तुत करती है। ये रिपोर्ट पवन ऊर्जा तैनाती यानी डिप्लॉयमेंट को बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए समाधान जो है ना वो प्रस्तुत करती है। चलिए आगे देखिए क्या है हमारे लिए याद करने योग्य तथ्य। तो 23 अप्रैल 2025 को वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद द्वारा लंदन यूनाइटेड किंगडम में वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट 2025 जारी की गई और 2024 में विश्व भर में रिकॉर्ड 117 गीगावाट नई पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई, जो कि वर्ष 2023 में जोड़ी गई 116.6 गीगावाट से थोड़ा अधिक है। इस बढ़ोतरी के साथ टोटल वैश्विक पवन ऊर्जा जो स्थापित क्षमता है वो अप्रोक्स 1136 गीगावाट लगभग 1.14 टेरावाट तक पहुंच गई। वर्ष 2024 के दौरान विश्व के प्रमुख पवन ऊर्जा बाजारों में नई स्थापना और कुल संचयी क्षमता इस प्रकार है। जैसे चाइना की अगर हम बात करें तो कुल स्थापित क्षमता 520 से 521 गीगावाट है, जो कि दुनिया की लगभग 46% पवन ऊर्जा क्षमता। नई पवन ऊर्जा क्षमता वर्ष 2024 में स्थापित 79.8 गीगावाट है। चलिए आगे देखिए। आगे है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA। कुल स्थापित क्षमता अप्रोक्स 154.3 गीगावाट और ये वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पे है। 2024 में इन्होंने कितनी स्थापना की है तो 4.1 गीगावाट जो है वो नई ये ऊर्जा को स्थापित किए हैं। फिर तीसरे पे आता है जर्मनी। भारत देश की जो स्थिति है वो चौथे पे आ रही है। कुल स्थापित क्षमता कुल स्थापित इनकी जो क्षमता है वो अप्रोक्सीमेट 48.2 गीगावाट है और ये इसी के साथ चौथे स्थान पे है। और 2024 में इन्होंने 3.4 गीगावाट जो है वो
नई स्थापना की है। ठीक है, चलिए, तो भारत की कुल पवन ऊर्जा स्थापित जो क्षमता है वो अप्रैल 2025 तक 51.06 गीगावाट तक पहुंच गई, जिससे यह चाइना, यूएस व जर्मनी के बाद जो है चौथे सबसे बड़े पवन ऊर्जा वाला देश बन गया है। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि भारत जो है ना कौन से नंबर का पवन ऊर्जा वाला देश है, तो चौथा है। एशिया प्रशांत क्षेत्र पवन ऊर्जा वृद्धि में सबसे आगे है। 2024 में अप्रोक्स 10% की वार्षिक वृद्धि दर रही है, जिसका श्रेय मुख्यतः चीन की विशाल स्थापित क्षमता को जाता है। और भारत में अधिकांश जो नई स्थापनाएं हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए, भारत एशिया पैसिफिक क्षेत्र में तटीय पवन ऊर्जा टरबाइन असेंबली और प्रमुख घटक उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है और लगभग 48.2 गीगावाट स्थापित तटीय पवन ऊर्जा क्षमता के साथ भारत जनवरी 2025 तक वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान और चीन के बाद एशिया पैसिफिक में दूसरे स्थान पे आता है। ठीक है, तो एशिया पैसिफिक में दूसरे पे है, ओवरऑल इसकी स्थिति चौथे पे है। भारत सरकार के द्वारा 2023 से 2027 के बीच प्रतिवर्ष 50 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा और 10 गीगावाट तटीय पवन ऊर्जा बिड का जो लक्ष्य है वो घोषित करने के बाद से 2024 में जो गतिविधियां हैं ना उसमें तेजी आई है। तो ध्यान से देख लीजिए ये वाला पॉइंट। चलिए आगे देखिए, अगला जो हमारा सूचकांक आ रहा है वो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जो सूचकांक है अमेरिकी वाणिज्यिक संगठन एक है जिसका नाम है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबद्ध ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा 2012 से जारी किया जा रहा है। आगे देखिए क्या है हमारे लिए जानने योग्य बातें। तो 15 अप्रैल 2025 को यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 जो है वो जारी किया गया। वार्षिक रूप से किए जाने वाले इस सूचकांक का यह 13वां एडिशन है। तो एडिशन पूछा जाता है। देखिए, इस सूचकांक में ना विश्व की 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी वैश्विक जीडीपी के 90% से अधिक का योगदान करती हैं। हम लोग आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में जो शीर्ष 3 राज्य हैं तो यूएस है, यूके है और फ्रांस है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में शीर्ष पे कौन है? यूएस, यूके एंड फ्रांस है। अब हमें देखना चाहिए भारत की जो स्थिति है वो। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 में 55 देशों की सूची में भारत जो है ना 43वें स्थान पे है और इसका स्कोर कितना है? 36.45% है। गत वर्ष 55 देशों की सूची में भारत जो है 42वें स्थान पे था, जबकि क्षेत्रीय दृष्टि से भारत एशिया में 15 देशों की सूची में 12वें स्थान पे है। ठीक, चलिए अगली जो हमारी रिपोर्ट आ रही है वो है प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट। ठीक है, तो प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 की बात करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई अर्थव्यवस्थाओं को बदल रहा है, अवसर पैदा कर रहा है, लेकिन साथ ही असमानता के जोखिम भी बढ़ा रहा है। हाल ही में जारी प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 चेतावनी देती है कि एआई प्रगति का एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, लेकिन यह स्वाभाविक रूप से समावेशी नहीं है। ठीक है, क्या है हमारे लिए जानने योग्य बातें। तो 7 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी अंकटाड के द्वारा प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 जारी की गई। तो किसके द्वारा प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट जारी की गई? अंकटाड के द्वारा। और इस रिपोर्ट का जो केंद्रीय मतलब थीम रहा है वो क्या रहा है? विकास के लिए समावेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इस रिपोर्ट के अनुसार 2033 तक एआई का बाजार मूल्य जो है वो कितना होने की उम्मीद है? तो $4.8 ट्रिलियन होने की उम्मीद है। हालांकि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और विशेषज्ञता तक पहुंच कुछ ही अर्थव्यवस्थाओं तक सीमित है। सिर्फ 100 फर्म मुख्य रूप से अमेरिका और चाइना में वैश्विक कॉर्पोरेट R&D खर्च का 40% हिस्सा रखती हैं। एप्पल, एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट जैसी अग्रणी तकनीकी दिग्गज कंपनियों में प्रत्येक का बाजार मूल्य लगभग $3 ट्रिलियन है, जो पूरे अफ्रीकी महाद्वीप के सकल घरेलू जो उत्पाद है ना उसके बराबर है। ठीक है, आगे देखिए, एआई विश्व भर में 40% नौकरियों को प्रभावित कर सकता है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होगी, लेकिन स्वचालन और नौकरी विस्थापन के बारे में चिंता भी बढ़ जाएगी। चलिए आगे देखिए, हालांकि एआई जो है वो बहुत काम की चीज़ है, उसने बहुत सारी चीज़ों को आसान बना दिया है, तो एआई कमाल तो कर ही रहा है। खैर आगे देख, अगला एक सूचकांक है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो रिपोर्ट है आतंकवाद से संबंधित वैश्विक रुझानों और उनके पैटर्न का व्यापक सार प्रस्तुत करती है और इसके अनुसार प्रत्येक देश का स्कोर निम्नलिखित 4 कारकों पर आधारित होता है और वो 4 कारक क्या हैं? तो वर्ष में कुल आतंकवादी घटनाओं की संख्या, दूसरा वर्ष में आतंकवादियों द्वारा की गई कुल मृत्यु की संख्या और वर्ष में आतंकवादियों द्वारा किए गए कुल घायलों की संख्या और वर्ष में आतंकवादियों के द्वारा बनाए गए कुल बंधक। ठीक है, तो क्या है स्मरणीय तथ्य?
मार्च 2025 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस यानी IEP के द्वारा वैश्विक आतंकवाद जो सूचकांक है वो जारी किया जाता है। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। कौन सा एडिशन है? तो 12वां एडिशन है। टोटल देश मतलब कि बताया गया है इनके द्वारा कि 163 देश हैं जो आतंकवाद के प्रभाव से मतलब कि ग्रस्त हैं। आगे देखिए, लगातार 10वें वर्ष जो इस्लामिक स्टेट है यानी कि एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम क्या है? IS, ठीक है, IAS नहीं, IS है, ठीक है, इस्लामिक स्टेट। और ये जो है ना विश्व का सबसे घातक आतंकवादी समूह है यानी डेडलीस्ट टेररिस्ट ग्रुप जो है वो घोषित हुआ है। हालांकि जो IAS है ना वो भी एक तरह से टेररिस्ट ही है, मतलब कि बड़ी मतलब मार काट जो है प्रतियोगिता आपको इसमें देखने को मिलती है इस एग्ज़ाम में। तो वैसे ही ये जो IS है इसी से मिलता जुलता है, इसको आप इसी तरह से याद कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ एकदम मार काट वाली प्रतियोगिता आपको इस एग्ज़ाम में मिलती है, वैसे ही जो वैश्विक स्तर पर आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है वो कौन सा है? वो है IS, ठीक है। चलिए, आतंकवादी समूह ये घोषित किया गया है, ये हमने देखा। अब देखिए साहेल क्षेत्र, ये जो साहेल क्षेत्र है ना इसके बारे में देखें तो वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र रहा है। साहेल क्षेत्र में कौन शामिल है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो जो साहेल ओहो ये क्या हो गया, सॉरी एक सेकेंड, सॉरी, चलिए फिलहाल के लिए कोई बात नहीं। तो जो साहेल क्षेत्र है ना वो वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र रहा है, जहां वर्ष 2024 में विश्व में कुल मौतों में से आधी से अधिक जो संख्या है वो आपको देखने को मिल जाएगी। नाइजर और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को ना मतलब कि आतंकवाद वाला मतलब टॉप पे देश घोषित कर देना चाहिए। तो नाइजर और पाकिस्तान में आतंकवाद से मौतों में सर्वाधिक जो वृद्धि है वो देखी गई। जैसे नाइजर में आप देखें 94 और पाकिस्तान में 45, उल्टा हो गया है, पाकिस्तान में 94 होना चाहिए था और नाइजर में 45, लेकिन चलो कोई बात नहीं। चलिए अब हम देखते हैं आतंकवाद से सर्वाधिक जो प्रभावित शीर्ष 3 देश हैं वो कौन है। तो टॉप पे आपको बुर्किना फासो देखने को मिलने वाला है, दूसरे पे है पाकिस्तान, तीसरे पे है सीरिया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत का जो स्कोर रहा है वो 6.411 रहा है और इसी के साथ 14वें स्थान पे भारत जो है वो रहा है। वर्ष 2024 में भी भारत की जो स्थिति थी वो 14 ही थी। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत उच्च यानी हाई आतंकवाद प्रभावित देशों में शामिल है। चलिए, जब अगर पड़ोसी जो है पाकिस्तान जैसा है तो जाहिर सी बात है हम लोग यहीं पे तो शामिल होंगे ना। अब हमारी जो रिपोर्ट आ रही है वो है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025। तो चलिए इसको देख लेते हैं। 2012 में पहली बार विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई थी। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बेल बीइंग रिसर्च सेंटर द्वारा गैलप संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क तथा एक स्वतंत्र संपादकीय बोर्ड के साथ साझेदारी में प्रकाशित की जाती है। तो इतने सारे लोग साझे में इसको प्रकाशित करते हैं। क्या है स्मरणीय तथ्य? तो 20 मार्च 2025 को विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 जारी की गई। वर्तमान रिपोर्ट में 147 देशों को उनके नागरिकों की प्रसन्नता के आधार पर मतलब की रैंकिंग दी गई है। तो कितने जो है देशों को? 147 देशों को। आगे देखिए, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में फिनलैंड को लगातार 8वें वर्ष ना विश्व का सबसे प्रसन्न देश यानी कि हैप्पीएस्ट जो कंट्री इन द वर्ल्ड है वो घोषित किया गया। कौन है? फिनलैंड। कितने साल से लगातार ये टॉप पे है? तो 8वें वर्ष ये लगातार टॉप पे है। आगे देखिए, समग्र रैंकिंग यानी ओवरऑल रैंकिंग में अफगानिस्तान को अंतिम स्थान दिया गया है। तो और क्या इनको टॉप पे रखेंगे? 147वां स्थान, ठीक है। तो जहाँ पे तालिबान जैसे लोग जो है शासन में हैं तो जाहिर सी बात है वो उनको लास्ट में ही हैप्पीनेस पे रखा जाएगा। खैर आगे देखिए, ये विश्व का सबसे दुखी देश है, वर्ल्ड्स अनहैप्पीएस्ट नेशन, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगर हम लोग देखें कि इसमें शीर्ष देश कौन से रहे हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में या वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, तो सबसे ज़्यादा जो खुश हैं वो तो फिनलैंड वाले ही हैं, दूसरे पे है डेनमार्क, तीसरे पे है आइसलैंड, ठीक है। चलिए, तो फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड ये सबसे ज़्यादा खुश जो है देश है। इस बार की रैंकिंग में दान यानी डोनेटेड देने के मामले में शीर्ष देश कौन है? तो इंडोनेशिया। सबसे ज़्यादा दान किसने दिया है? इंडोनेशिया ने दिया है। रिपोर्ट के अनुसार सबसे अच्छा संभव जीवन अर्थात जीवन संतुष्टि के मामले में फिनलैंड जो है वो शीर्ष पे है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की जो बात है अगर की जाए तो 2025 की जो समग्र रैंकिंग है इसमें भारत 118वें स्थान पे है। स्कोर देखिए 4.389 है। उल्लेखनीय है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ था। तो दोनों का देख लीजिएगा, कई बार ना पिछले वाले से इस साल वाले की तुलना करके पूछ लेते हैं। तो पिछली बार कितना था? 2024 में 126वां स्थान था, 2025 में 118वां स्थान है। और
इस वर्ष की सूची में भारत दान देने वालों में 57वें स्थान पे है, समाज सेवा में 10वें स्थान पे है, अजनबियों की सहायता में 74वें स्थान पे है। भारत ईमानदारी और भरोसे की भावना को दर्शाने में पड़ोसियों की सहायता में 115वें स्थान पे है, और पूरी तरह से अजनबी लोगों की सहायता में, ठीक है, 86वें स्थान पे है। यानी कि ऐसे लोगों की सहायता करना जो एकदम अजनबी हैं, तुरंत मिले हैं, उनकी भी सहायता करने में भारत जो है मतलब अच्छी स्थिति ही है कुल मिलाकर के, 86वें स्थान पे, ठीक है। और आगे देखें, पुलिस द्वारा सहायता के मामले में विश्व में इसकी जो स्थिति है वो 93वें स्थान पे है। चलिए अब हम देखेंगे विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन। तो ज्ञातव्य है कि 15-16 मार्च 2025 के मध्य विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन जो है यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस समिट का आयोजन कहाँ पे किया गया था? मियामी फ्लोरिडा यूएस में किया गया था। और 2024 में इसका आयोजन लंदन यूके में किया गया था। प्रथम विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन 2017 में मियामी में ही आयोजित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब हम देखेंगे अभी हाल ही में म्यांमार में भूकंप आया था, तो चलिए देखते हैं। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन। प्रायः भ्रंश के किनारे किनारे ही ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। वह स्थान जहां से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है यही जो है भूकंप का केंद्र कहलाता है। कौन सा केंद्र? मतलब उद्गम केंद्र यानी फोकस तथा अवकेंद्र यानी हाइपोसेंटर। वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीप होता है उसे क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक 90 डिग्री यानी एकदम सीधो सीध में होता है। आगे देखिए, म्यांमार का यह भूकंप जो है वो सागाइंग फॉल्ट पर भ्रंश गति के कारण आया था, तो इसको देख लीजिए। और यूएसजीएस के विश्लेषण के अनुसार ये भूकंप भारत तथा यूरेशिया प्लेटों के बीच स्ट्राइक स्लिप प्रकार क्षैतिज सरकाव के फॉल्टिंग से जो है वो उत्पन्न हुआ है। क्या है जानने वाली चीज़ें? तो 28 मार्च 2025 को दोपहर लगभग 12:30 बजे स्थानीय समय 26 यूटीसी म्यांमार के सगाइंग क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र है? तो इसको देख लीजिए, म्यांमार का सगाइंग क्षेत्र, और इसमें 7.7 की प्रबल तीव्रता का भूकंप जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और इसके जो मतलब कि यूएसजीएस है इसके अनुसार भूकंप का अधिकेंद्र म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले के निकट स्थित जो है उत्तरी अक्षांश एवं 95.9222 पूर्वी देशांतर पर रहा है। तो इतना ये सब नहीं जानना है हमारे लिए, मांडले में जो है रहा है इतना जान रही है बहुत है। भूकंप के कारण म्यांमार की राजधानी जो है जिसका नाम क्या है? नेपिदा या न्यायपीडो, और उसके आसपास जो क्षेत्र हैं वो भारी तरह से जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं। और इसमें ना 3800 लोगों की मौत भी होने की जो है बात की जा रही है। घायलों की संख्या 10,000 से भी ज़्यादा आंकी गई है, बाप रे। खैर आगे देखिए, म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने तत्परता से ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था। तो ऑपरेशन ब्रह्मा चर्चा में रहा था, तो ऑपरेशन ब्रह्मा किसके लिए चलाया गया था? तो जो म्यांमार में भूकंप आया है 7.7 तीव्रता का, उसी के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था, जिसके तहत उन्होंने चिकित्सा और मानवीय सहायता जो है ना वो म्यांमार को भेजी है। तो इस तरह की जो मतलब कि ऑपरेशन वगैरह हैं वो भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता रहता है। चलिए आगे देखेंगे, विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। इतना टाइम हो गया, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, लेकिन अभी कह रहे हैं कि भाई साहब बहना जी प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करिए, बड़ा परिश्रम लगता है, ठीक है। तो बहुत एकदम भयानक गर्मी में भी पसीना टपकता रहता है, फिर भी रिकॉर्ड करते हैं, तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। आप लोग शांति से देख रहे हैं, कम से कम अपने व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सअप पे स्टेटस लगा सकते हैं, और भी जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं उन्हें बता सकते हैं। और साथ में अगर आप एक प्यारा सा कमेंट करेंगे तो फिर हमें भी अच्छा लगेगा। चलिए आगे देखिए, विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 की अगर हम बात करें तो विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग अपनी तरह की सबसे व्यापक रैंकिंग है जो विश्व भर के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों पर प्रकाश डालती है। इस रैंकिंग का जो पहला संस्करण है 2011 में जारी किया गया था, और इसमें शैक्षणिक प्रतिभा, नियोक्ता प्रतिष्ठा और शिक्षक अनुसंधान को शामिल किया जाता है। आगे देखिए क्या है इस मुरली तथ्य। तो मार्च 2025 में विषय आधारित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी की गई। कला और मानविकी श्रेणी में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो आपको यूएसए की कहाँ पे शीर्ष पे मिलेगी? कला और मानविकी में वो टॉप पे है। इस श्रेणी में शीर्ष भारतीय संस्थान दिल्ली यूनिवर्सिटी है, और लेकिन इसकी स्थिति देख रहे हैं वर्ल्ड में कहाँ पे है? 160वें स्थान पे। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में अगर हम देखें तो शीर्ष स्थान पे कौन है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे MIT कहा जाता है, यूएस की है। और भारतीय में देखें तो भारत का जो है कौन सा है? IIT दिल्ली, जो कि 26वें स्थान पे है। तो 26वां है, अच्छी बात है। ओहो सॉरी, कहाँ चले गए हम लोग? एक सेकेंड, यही तो हो जाता है गलती से।
प्रसन्नता रिपोर्ट हम लोग देख लिए थे, क्यूएस आधारित जो रैंकिंग है उसी को देख रहे थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जीवन विज्ञान और मेडिसिन की श्रेणी में अगर हम शीर्ष स्थान की बात करें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है जो कि यूएस की है, और इस श्रेणी में अगर भारत की बात करें तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान जो संस्थान है जिसको 226वां स्थान मिला है ओवरऑल, ये है। ठीक है, फिर आप देखिए प्राकृतिक विज्ञान श्रेणी में शीर्ष पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है यूएसए की, और भारत की कौन सी है तो भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु जिसको 108वां स्थान मिला हुआ है। और सामाजिक और प्रबंधन श्रेणी में देखें तो शीर्ष पे है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएस की, और भारत का कौन सा है IIT दिल्ली। चलिए अब हम देखेंगे विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025, तो इसमें आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलने वाला है। तो विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025 हिमनदों और हिममंडल की वर्तमान स्थिति का एक व्यापक विश्लेषण जो है वो प्रस्तुत करती है, जो कि हमें आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक दृष्टि से सामने आ रहे गंभीर खतरों के प्रति सचेत करती है। और इस रिपोर्ट का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है तो WWAP यानी कि विश्व जल मूल्यांकन कार्यक्रम के द्वारा समन्वित किया गया है। और क्या है जानने लायक चीज़ें, तो हिमनदों और हिममंडल की रक्षा के लिए वैश्विक समुदाय को एक होकर के कार्य करने की आवश्यकता है। और इसी दिशा में UN महासभा ने 2025 को देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जो मतलब कि फैक्ट है ना वो आपको देखने को मिल रहा है कि UN महासभा के द्वारा 2025 को हिमनद संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, और यह वर्ष हिममंडलीय विज्ञान हेतु कार्यवाही के दशक 2025 से 2034 की शुरुआत है, जिसमें यूनेस्को को प्रमुख एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। जलवायु परिवर्तन और हिमनदों का अगर संकट की बात करें तो सबसे पहले इंडीज हिमनद की बात की जा रही है। तो 1980 से अब तक 30 से 50% तक सिकुड़ चुके हैं अमेजन नदी के 50% जल का स्रोत। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है। अफ्रीका की एकमात्र उष्णकटिबंधीय हिमनद जिसको माउंट केन्या और खेंजोरी किलिमंजारो कहा जाता था, ये 2040 तक समाप्त हो सकते हैं। आगे देखिए हिंदुकुश काराकोरम हिमालय, ये जो है तीसरा ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, तीसरा ध्रुव किसको कहते हैं तो हिंदुकुश काराकोरम हिमालय को तीसरा ध्रुव कहते हैं। 2100 तक 50% हिमनद हानि का यहाँ पे अनुमान लगाया गया है। ठीक, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तीसरा ध्रुव है हमारा हिंदुकुश काराकोरम हिमालय। चलिए पानी की उपलब्धता और संकट की बात करें तो वैश्विक स्तर पर कृषि 72% जल का उपयोग करती है, औद्योगिक 15% और घरेलू उपयोग जो है 13%। तो अब देखिए एग्रीकल्चर में ना पानी की बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है। कैसे बर्बादी होती है, जैसे आप अगर आपके पास बोरिंग है तो आपने क्या किया, आप रात में मोटर चला के चले आए या इंजन जो भी है आपके पास उसको चला के चले आए, रात में घर पे सो के पता चला कि पानी की आवश्यकता कम थी, बावजूद इसके उस खेत में तो पानी भराया ही, दूसरे मतलब कि अगल बगल भी पता चल रहा है पानी बहा जा रहा है। और धान उनका सीजन आ गया है, तो अभी जो धान उनका मतलब कि रुपाई होना स्टार्ट हो गई है, तो उसमें भी आप देखिए बहुत ज़्यादा पानी जो है वेस्ट जाता है, बहुत ज़्यादा पानी की उसमें आवश्यकता भी होती रहती है। तो मतलब लगातार आप उसमें पानी भरते रहिए, पानी पहले काफ़ी सोख लेता है, एक बार आप मतलब भर के आइए पता चला अगले दिन सब सोख लिया है, फिर से भरिए फिर सोख लेता है, तो 2-3 बार उसको ना खेत को पूरा भरना पड़ता है, जिससे पानी बहुत ज़्यादा जाता है। तो पानी की वेस्टेज तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में ही जाता है। आगे देखिए हम लोग देखेंगे तो वर्ष 2000 से 2021 के बीच जल की जो वैश्विक मांग है उसमें 14% की वृद्धि हुई है, मुख्यतः शहरीकरण और आर्थिक विकास के कारण। 4 अरब लोग वर्ष के किसी न किसी समय गंभीर जल संकट का सामना करते हैं और 2.2 अरब लोगों के पास सुरक्षित पीने के पानी की पहुंच ही नहीं है। सोचिए पहले 3.5 अरब को सुरक्षित शौचालय उपलब्ध नहीं है। जलवायु आपदाएं और अनुकूलन की बात करें तो ग्लेशियर झील फटने की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। पिछले 2 सदियों में 12,000 से भी ज़्यादा मौतें जो है इसकी वजह से हो चुकी हैं। हिमालय क्षेत्र में GLOF जोखिम वर्ष 2100 तक बढ़ करके 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बाल मृत्यु दर में स्तर और रुझान की बात करें तो लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टालिटी रिपोर्ट 2024। तो चलिए विश्व में बाल मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आपको देखने को मिलेगी। 2000 से अब तक वैश्विक स्तर पर 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं ना, इनकी मृत्यु दर में 52% की गिरावट आई है। कितनी? 52% की। यह उपलब्धि सरकारों, दानदाताओं, स्वास्थ्य पेशेवरों, समुदायों और परिवारों द्वारा दशकों के निरंतर निवेश और सहयोग को दर्शाती है। क्या है हमारे लिए जानने वाली चीज़ें, तो 24 मार्च 2025 को बाल मृत्यु दर में औसत और रुझान रिपोर्ट 2024 जारी किया गया। इस रिपोर्ट को UN यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु अनुमान
अंतर एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है। और इसके अनुसार आप देखें कि 2023 में अनुमानित 48 लाख बच्चों की मृत्यु 5 वर्ष की आयु पूरी होने के पहले ही हो गई थी, जिसमें 23 लाख तो नवजात शिशु थे। ठीक है, वर्ष 2000 से 2023 के मध्य वैश्विक स्तर पर 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें लगभग 52% की जो मृत्यु है उसमें कमी आई है। वर्ष 2000 में वैश्विक अंडर 5 जो है जो मोर्टेलिटी रेट है लगभग 76% प्रति हजार जीवित जन्म रहा है। ठीक है, यानी कि 76 प्रति हजार बच्चों पर 76 जो है मृत्यु जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जो कि वर्ष 2023 में घट करके कितनी हो गई है 37 प्रति हजार, यानी हजार जो है बच्चों में 37 की मृत्यु हुई है। आगे देखिए 2023 में लगभग 4.8 मिलियन जो बच्चे हैं ना उनकी मृत्यु 5 वर्ष की आयु के पहले ही हो गई थी। तो ये 2023 का आंकड़ा है। इसके अतिरिक्त 2023 में 2.1 मिलियन बच्चे जो है किशोर और युवाओं की मृत्यु हुई थी। 2000 से 2023 के बीच 170 मिलियन बच्चे अपने 5वें जन्मदिन से पहले ही मर गए। ऐसा नहीं है कि आज जन्मदिन है तो उसके एक दिन पहले मर गए, नहीं, मतलब अपना 5वां जन्मदिन नहीं देख पाए उसके पहले ही भगवान जी को प्यारे हो गए। आगे देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने बाल मृत्यु दर को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति जो है वो की है। 2000 से 2023 के मध्य भारत की 5 वर्ष से कम उम्र की जो मृत्यु दर है ना उसमें आप देखें तो 70% की जो गिरावट है वो आई है। चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग देखेंगे वर्ष 2000 और 2023 के बीच भारत की नवजात मृत्यु दर में 61% की गिरावट आई है और 2000 और 2023 के बीच भारत की मृत जन्म दर में 60.4% की गिरावट आई है, जो कि 37% की वैश्विक कमी से अधिक है। और इस प्रकार भारत बाल मृत्यु दर को कम करने के मामले में विश्व में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक है। अगला जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2024। तो 10 मार्च 2025 को सिपरी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा विश्व में पारंपरिक आयुधों के हस्तांतरण की स्थिति पर नवीनतम जो रिपोर्ट है जिसका नाम क्या है अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2024 इस शीर्षक से जारी की गई है। शीर्षक के आंकड़े सौदों के वित्तीय मूल्य के बजाय शस्त्र अंतरणों यानी कि डिलीवरीज ऑफ आर्म्स की मात्रा को दर्शाते हैं। क्या है स्मरणीय तथ्य? तो 2020 से 24 की अवधि में विश्व के शीर्ष 5 शस्त्र निर्यातक देश तथा उनका विश्व में कुल शस्त्र निर्यात में जो हिस्सा है वो इस प्रकार है। सबसे ज़्यादा कौन बेच रहा है? अमेरिका 43%, फ्रांस 9.6%, तीसरे पे रूस है, चौथे पे चाइना है, 5वें पे जर्मनी है। ठीक है, तो भारत ना दरअसल खरीदारी में आता है, इस वजह से इसमें आपको नहीं दिख रहा है। तो बेचने के मामले में आप देखें अमेरिका टॉप पे है, फिर फ्रांस, फिर रूस, फिर चाइना, फिर जर्मनी। ऐसा नहीं कि भारत बेचता नहीं, बेचता है लेकिन टॉप 5 में नहीं आता वो। आगे देखिए ध्यातव्य है अमेरिका के शस्त्र निर्यात में 2015 से 19 तथा 2020 से 24 के मध्य 21% की वृद्धि हुई है। पता नहीं क्या करेंगे ये, लगता है पूरे विश्व को समाप्त करके ही मानेंगे। आगे देखिए जब रूस के शस्त्र निर्यात में 64% की गिरावट आई है। ठीक है, यानी कि भले ही आप देखें कि अमेरिका को जो शस्त्र निर्यात है उसमें 21% की वृद्धि हुई है, वहीं रूस जो है ना उसके शस्त्र निर्यात में 64% की गिरावट आई है। अब ये यूक्रेन से युद्ध कर रहे हैं तो ज़्यादातर जो इनका मतलब कि है हथियार वगैरह वो अपने में ही यूज़ हो जा रहा है, तो इस वजह से इनके निर्यात में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। फ्रांस के शस्त्र निर्यात में देखिए 11% की वृद्धि हुई है। तो सारे लोग जो है होता है ना कि दो बंदर की लड़ाई में तीसरा जो है रोटी लेकर भाग गया, उस टाइप का जो भी है, जो को हवद हो कि दो लोग जो है आपस में भीड़े पीले पड़ रहे हैं तो उसका जो लाभ है वो अन्य लोग उठा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए रूस जो है वो यूक्रेन पे मतलब युद्ध कर ही रहा है यूक्रेन से, तो उसके घर में ही सारे के सारे जो हथियार औजार हैं वो यूज़ हो जा रहे हैं, तो अन्य जो देश हैं वो अपना निर्यातक के रूप में उभर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए कि वर्ष 2015 से 19 की तुलना में 2020-24 में प्रमुख शस्त्रों के हस्तांतरण में मतलब कि 0.6% की कमी रही। आगे देखिए 2020 से 24 की अवधि में विश्व के शीर्ष 5 शस्त्र आयातक, अब यहाँ पे हो सकता है अपना भारत देश आए, दिख गया ना आपको। तो शस्त्र आयातक में देखिए यानी कि खरीदार में देखेंगे तो टॉप पे तो यूक्रेन है, तो रूस के साथ उसको निपटना है तो सबसे ज़्यादा खरीदारी वही कर रहा है आजकल। दूसरे पे देखिए अपना भारत है, हमें भी तो पाकिस्तान के साथ निपटना है ना, तो हम लोग क्या करें, हमारी भी तो मजबूरी है। तो 8.3% जो है हिस्सेदारी के साथ भारत दूसरे स्थान पे, तीसरे पे है कतर, चौथे पे है सऊदी और फिर 5वें पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को हमसे निपटना है, हमको पाकिस्तान से निपटना है, इस वजह से हम लोग खरीदारी के मामले में एकदम अग्रणी देशों में शामिल हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए 2020 से 24 में एशिया और ओशनिया के, कहाँ भागे जा रहे हो जी,
ओशनिया के देशों में का विश्व शस्त्र आयात में कैसा मतलब कितना परसेंटेज रहा है, तो 33% जो भागीदारी है वो आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद यूरोप 28%। तो वैसे तो यूरोप को बहुत शांतिप्रिय मतलब देश घोषित किया जाता है। आप देखें कि जो पीस वाला रिपोर्ट आती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा शांतिप्रिय जो देश है वो आपको कौन सा मिलेगा, तो यही यूरोप ही मिलेगा। लेकिन यहाँ देखिए कि यूरोप 28%, मिडिल ईस्ट 27% और अमेरिका 6.2% तथा अफ्रीका 4.5% जो है वो रहा है। चलिए आगे देखिए। 2020 से 24 के दौरान यूक्रेन विश्व का सबसे बड़ा शस्त्र आयातक रहा और जिसका विश्व शस्त्र आयात में 8.8% हिस्सा रहा है। ठीक है, 2019 से 23 की अवधि में भारत शस्त्रों के आयात में शीर्ष स्थान पर था। ठीक है, 2019 से 23 के मध्य, जबकि 20 से 24 के मध्य आप देखें तो यूक्रेन जो है टॉप पे आ गया है। अब हम लोग उतनी खरीदारी नहीं कर रहे हैं जितना पहले किया करते थे। चलिए आगे देखिए। 2020 से 24 की अवधि में भारत के द्वारा शस्त्र आयात वैश्विक शस्त्र आयात का 8.3% है, मतलब बहुत ठीक ठाक है, कम नहीं है ये। और 2015 से 19 और 2020 से 24 के मध्य भारत के द्वारा शस्त्र आयातों में 9.3% की कमी आई है और इसी अवधि में यूक्रेन के द्वारा शस्त्र आयातों में 9627% की वृद्धि हुई है। बाप रे। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए 2020-24 की अवधि में भारत के शस्त्रों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता कौन रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा हम कहाँ से खरीद रहे हैं, तो रूस भारत जो है भारत के कुल शस्त्र आयात के 36% के लिए उत्तरदायी, यानी कि सबसे ज़्यादा हम लोग रूस से ही खरीद रहे हैं अभी भी। और फ्रांस दूसरे नंबर पे है, 33% हम यहाँ से लेते हैं और इजराइल 13%। ठीक है, तो हम लोग जो आयात करते हैं वो इन्हीं तीनों से सबसे ज़्यादा करते हैं। चलिए अगली देखिए जो खबर है वो है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025। तो सर्वप्रथम 1995 में प्रकाशित आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसका प्रकाश आप देखिए मतलब प्रकाशन वॉशिंगटन डीसी अमेरिका स्थित विचार मंच यानी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। तो आर्थिक जो स्वतंत्रता सूचकांक है वो किसके द्वारा इसका पब्लिक किया जाता है, द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। क्या है जानने योग्य चीज़ें, तो फरवरी 2025 में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 जारी किया गया और ये सूचकांक का 31 यानी 31वां मतलब कि संस्करण है। और इस सूचकांक के अंतर्गत विश्व के 176 स्वायत्त देशों की आर्थिक नीतियों और स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन जो है वो किया गया है। 3 देशों जिसमें सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड को अत्यधिक उच्च आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर 80 या उससे अधिक प्राप्त हुआ है और आर्थिक रूप से स्वतंत्र यानी इकोनॉमिकली फ्री की श्रेणी में इनको वर्गीकृत किया गया है। किसको, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड को। सूचकांक में सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। तो विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था कौन है, सिंगापुर है। आगे देखिए 70 से 79.9 के मध्य स्कोर प्राप्त करने वाली 26 अर्थव्यवस्थाओं को प्रायः स्वतंत्र यानी मोस्टली फ्री की श्रेणी में रखा गया है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया को इसमें 6वां स्थान, जर्मनी 22वें स्थान पे, अमेरिका 26 तथा जापान 28वें स्थान पे आते हैं। ठीक है, 60 से 69.9 के मध्य स्कोर मध्यम रूप से जो स्वतंत्र हैं वो शामिल होते हैं इसमें। और 50 से 59.9 के मध्य का जो स्कोर है वो 60 अर्थव्यवस्थाओं को प्रायः गैर स्वतंत्र यानी मोस्टली अनफ्री की श्रेणी में रखा गया है। भारत, ब्राज़ील और रूस जैसी जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी, मोस्टली अनफ्री में मतलब कि देखने को मिल जाएंगी। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्कोर 53 रहा है और मोस्टली अनफ्री को मतलब कि इस श्रेणी में इनको घोषित किया गया है और 128वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिए स्कोर जो है और साथ में स्थान कौन सा है, 128वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष 2024 में भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ था। इस सूची में सबसे नीचे कौन है, उत्तर कोरिया है, स्कोर है 3 और रैंकिंग क्या है 176। ठीक है, अब हम देखेंगे भ्रष्टाचार नहीं होता, दरअसल भ्रष्टाचार होता है। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है 2024, चलिए देखते हैं। तो 1993 में एक गैर सरकारी और मतलब कि गैर लाभकारी संगठन के रूप में जिसका नाम क्या है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, सत्ता, रिश्वत और गुप्त सौदों के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में सरकार, व्यवसाय और नागरिकों के साथ मिलकर के ये काम करता है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में स्थित अपने अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय के से कार्य करते हुए ये संस्था वर्तमान में 100 से भी अधिक जो है देशों में जाकर के अपना जो सूचकांक है वो जारी करता है। तो आप ध्यान रखिए कि जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बर्लिन में। ठीक है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। आगे देखिए इसी दिशा में कार्य करते हुए 1995 से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है वो जारी किया जा रहा है। कब से, 1995 से। कितने लोग हैं इसमें जिनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मतलब कि
डेट ऑफ बर्थ नहीं, ईयर ऑफ बर्थ जो है वो 1995 है। चलिए मुझे कमेंट करके बताइए, देखूं कौन कौन लोग हैं। आगे देखिए स्मरणीय तथ्य, तो 11 फरवरी 2025 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 जारी किया गया। प्रति वर्ष जारी होने वाली इस रिपोर्ट का ये कौन सा मतलब कि संस्करण है, तो 30वां एडिशन है। इसको ध्यान से देखिए। CPI 2024 में उच्चतम स्कोरिंग क्षेत्र पश्चिमी यूरोप और यूरोपीय संघ जिनका औसत स्कोर 64 है, जबकि न्यूनतम स्कोरिंग क्षेत्र उप सहारा अफ्रीका औसत स्कोर 33 है। एशिया प्रशांत क्षेत्र का CPI औसत स्कोर 44 है और डेनमार्क को इस सूचकांक में लगातार 7वें वर्ष पहला स्थान मिला है। ध्यान से देख लीजिए, डेनमार्क को 7वें वर्ष भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 7वां स्थान मिला है। ठीक है, पता नहीं क्यों मुझे हम बार बार ना चोर याद आ रहा है, जबकि चोर नहीं है, भ्रष्टाचार है। ठीक है, हालांकि भ्रष्टाचार करने वाले चोर ही होते हैं, तो चोर अगर याद आ भी रहे तो क्या दिक्कत है। चलिए आगे देखिए। सबसे कम भ्रष्टाचार करने वाले जो 3 देश हैं उनको देख लीजिए। तो सबसे कम तो आपको डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर ही मिल जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक भ्रष्टाचार करने वाले कौन हैं, तो हम तो सोच रहे थे अपना इंडिया ना आ जाए, लेकिन जाने दीजिए, इज्जत बची हुई है। दक्षिण सूडान जो है ना, वो सर्वाधिक भ्रष्टाचार करने वाले 3 देश में टॉप पे है, फिर सोमालिया, फिर वेनेजुएला है। चलिए, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत 38 अंकों के साथ 96वें स्थान पे है। मतलब ठीक ठाक उसने अपना मतलब ओहदा बना के रखा है, उसने अपना सर झुकने नहीं दिया है। 96 स्कोर मतलब कि 96 स्थान पे है। ठीक है, टोटल आप देखिए 180 लोग हैं और 180 में भारत देश की स्थिति कहाँ है, 96 पे। तो हम लोग नीचे से ही हर जगह टॉप करते रहते हैं। और चलिए, काश 1 नंबर पे आ जाए, जैसे यहाँ पे ये जो मतलब कि डेनमार्क है ना, डेनमार्क की जगह अपना भारत नाम लिखा दिखे तो आहा, कि दिल को कितना सुकून मिले, पर इम्पॉसिबल टाइप का लगता है ना। चलिए आगे देखिए। और ध्यान क्या रखना है कि भारत के साथ जो मालदीव है और गाम्बिया, ये भी 38 अंकों के साथ संयुक्त रूप से 96वें स्थान पे। ठीक है, मतलब भारत इकलौता नहीं है, भारत के साथ जो ये रैंकिंग है वो साझा करने वाले भी हैं। एक तो भारत का पड़ोसी है मालदीव और दूसरा गाम्बिया। ठीक है, चलिए, ध्यातव्य है कि 2023 के सूचकांक में भारत को 39 अंक और 93वीं रैंक प्राप्त हुई थी। समझिए, 93वीं रैंक मतलब कि 93वीं रैंक प्राप्त हुई थी। अभी इस बार क्या मिली है, 96वीं। चलिए, अगली जो रिपोर्ट है वो है जलवायु जोखिम सूचकांक 2025। तो जलवायु जोखिम सूचकांक CRI क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की बात करें तो ये एक ऐसा उपकरण यानी टूल है जो देशों और क्षेत्रों पर चरम मौसमी घटनाओं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के प्रभाव का मूल्यांकन करता है। और इस सूचकांक का प्रकाशन 2006 से किया जा रहा है। क्या है जानने वाली चीज़ें, तो 12 फरवरी 2025 को पर्यावरणीय संगठन जर्मन वॉच द्वारा जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 को प्रकाशित किया गया। और इस सूचकांक के अनुसार 1993 से 2022 के मध्य 9400 से अधिक जो है चरम मौसमी घटनाओं के कारण विश्व भर में 7,65,000 से अधिक लोगों की मृत्यु जो है हुई है। 1993 से 2022 के मध्य 9400 प्लस चरम मौसमी घटनाओं के परिणाम स्वरूप लगभग $4.2 ट्रिलियन जो है उसकी प्रत्यक्ष हानि आपको देखने को मिलेगी। 1993 से 2022 के बीच तूफानों यानी स्टॉर्म से 35%, हीट वेव से 30% और बाढ़ से 27% के कारण जो है विश्व में सर्वाधिक मौतें आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे ज़्यादा जो मौतें हैं वो 35% तूफानों से हुई हैं। ठीक है, इस अवधि में सर्वाधिक उल्लेखनीय जो हानि है वो आर्थिक तूफानों यानी 56%, और इससे हुई कितनी है तो $2.33 ट्रिलियन की जो हानि है वो आपको देखने को मिल जाएगी। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 वर्ष 2022 में शीर्ष 3 सर्वाधिक जो प्रभावित देश रहे हैं वो कौन रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित तो अपना पाकिस्तान रहा है, दूसरे पे है बलीज और तीसरे पे है इटली। ठीक है, चलिए, तो इटली तो हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों, आप लोग तो समझ ही गए होंगे इटली। ठीक है, चलिए, CRI 2025 1993 से 2022 में शीर्ष 3 जो सर्वाधिक प्रभावित देश रहे उन्हें देख लीजिए। डोमिनिका पहले पे रहा है, चीन दूसरे पे और होंडुरास तीसरे पे। और 1993 से 2022 की 30 वर्षीय अवधि में चरम मौसमी घटनाओं में जो सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची है उसमें भारत जो है कौन से स्थान पे है, तो 6वें स्थान पे। अगला देखिए, तो रूस यूक्रेन संकट, नया मोड़ और बढ़ता तनाव। चलिए देखते हैं। तो रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल हो चुके हैं, समझ रहे हैं, 3 साल हो चुके हैं। मतलब कुछ लोग प्रिपरेशन में 3 साल निकाल रहे हैं, ये लोग युद्ध करते हुए 3 साल निकाल रहे हैं। 18 फरवरी 2025 को रूस और अमेरिका के मध्य रियाद यानी सऊदी अरब में वार्ता हुई। तो सोचिए पहले किसके मध्य हुई है, रूस और अमेरिका के मध्य। चलिए,
इसने युद्ध विराम और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की, लेकिन यूक्रेन और यूरोपीय देशों को वार्ता से बाहर रखा गया। इसके बाद व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की की बैठक हुई। अमेरिका ने यूक्रेन से उसकी रेयर अर्थ खनिज संपदा पर समझौता करने को कहा, बदले में उसे सुरक्षा और सैन्य सहायता देने की पेशकश की, लेकिन जब यूक्रेन सहमत नहीं हुआ तो अमेरिका ने सैन्य सहायता रोक दी। अमेरिकी समर्थन से उत्साहित रूस ने यूक्रेन पर नए हमले शुरू कर दिए। मतलब लो, चलो आगे देखिए। शांति प्रयासों की पृष्ठभूमि में 12 फरवरी को ट्रंप और पुतिन के बीच सीधे फोन पर बात हुई, जिसे दोनों पक्षों में समझ बढ़ाने की शुरुआत कहा गया। 18 फरवरी 2025 को रूस अमेरिका के प्रतिनिधियों के मध्य सऊदी अरब के रियाद में जो है वो वार्ता हुई थी, और यूक्रेन और यूरोपीय देशों को वार्ता में शामिल नहीं किया गया। अमेरिका और रूस ने अपने राजनयिक मिशनों को पुनः खोलने पर सहमति दी। यूक्रेन शांति वार्ता के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की सहमति बनी, और 17 फरवरी 2025 को कई यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों ने पेरिस में एक अनौपचारिक बैठक भी की। 22 फरवरी 2025 को आप देखें तो व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की की बैठक हुई। अमेरिका ने यूक्रेन से उसके रेयर अर्थ खनिज संपदा समझौता पर मतलब कि समझौता करने की शर्त रखी। यूक्रेन जो है इसको ठुकरा दिया करना। आगे देखिए 25 फरवरी 2025 अमेरिका के द्वारा यूक्रेन की सैन्य सहायता अस्थायी तौर पर निलंबित कर दी गई, और 27 फरवरी 2025 को रूस ने यूक्रेन पर नए हमले शुरू कर दिए। 28 फरवरी 2025 संयुक्त राष्ट्र यूएन में अमेरिका ने रूस का समर्थन किया, और 2 मार्च 2025 को लंदन में यूरोपीय नेताओं की बैठक हुई, और उसके बाद 6 मार्च को ब्रुसेल्स में यूरोपियन यूनियन शिखर सम्मेलन जो है वो संपन्न हुआ। और इस बैठक में अमेरिका के द्वारा सैन्य सहायता रोकने पर नाराजगी व्यक्त की गई। 2 मार्च 2025 को यूक्रेन ने यूरोपीय संघ से अधिक समर्थन की अपील की। यूरोप ने आश्वासन दिया, लेकिन सीमित संसाधनों पर चिंता जताई। यूक्रेन के पास अब बहुत सीमित विकल्प बचे हैं, या तो वह संघर्ष जारी रखे और यूरोपीय संघ के समर्थन पर निर्भर रहे, या फिर महाशक्तियों के बढ़ते दबाव में झुक करके कोई समझौता करे। हालांकि 22 मई 2025 को अमेरिका ने G7 देशों के साथ मिलकर के यूक्रेन के खिलाफ रूस के द्वारा जो जारी क्रूर युद्ध है ना उसकी निंदा की। ठीक है, तो क्या किया गया है, 22 मई 2025 को अमेरिका के द्वारा G7 देशों के साथ मिलकर के यूक्रेन के खिलाफ रूस द्वारा जो जारी क्रूर है उसकी मतलब युद्ध की निंदा की गई। चलिए, ट्रंप की गोल्ड कार्ड योजना खूब चर्चे में रही थी। ये मतलब योजना अमेरिकी नागरिकता की नई कीमत। तो अमेरिका ग्रीन कार्ड और नागरिकता पाने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग आवेदन करते हैं। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के अनुसार 2024 में 8,18,500 नागरिकों को नागरिकता प्राप्त हुई। अमेरिका में नागरिकता प्राप्त करने के लिए सामान्यतः नेचुरलाइजेशन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त निवेश आधारित वीज़ा कार्यक्रम जैसे EB-5 का प्रयोग किया जाता है, जो ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करता है। जब मतलब कि अब जो EB-5 है इसकी जगह गोल्ड कार्ड जो है इसकी घोषणा की गई है। क्या है स्मरणीय तथ्य, तो आप देखिए फरवरी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड वीज़ा प्रस्तुत करने की घोषणा की, और इसी के साथ इस योजना में $5 मिलियन लगभग 43 करोड़ रुपए के निवेश के बदले अमेरिकी नागरिकता का जो है प्रस्ताव है। और यह योजना EB-5 इन्वेस्टर वीज़ा प्रोग्राम को बदलने के लिए लाई जा रही है। कोई भी विदेशी व्यक्ति $5 मिलियन का भुगतान करके अमेरिकी ग्रीन कार्ड जो है वो प्राप्त कर सकता है, और गोल्ड कार्ड ग्रीन कार्ड के बराबर होगा, और इसके धारकों को अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने का आधार भी प्राप्त होगा। इस योजना के तहत किसी व्यक्ति को अमेरिकी व्यवसायों में निवेश करने या नौकरियां सृजित करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। इस योजना का कार्यान्वयन यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज और वाणिज्यिक विभाग के द्वारा किया जाएगा। गोल्ड कार्ड तत्काल मतलब अमेरिकी नागरिकता प्रदान नहीं करता, बल्कि यह नागरिकता प्राप्त करने का एक मार्ग प्रदान करता है। अन्य ग्रीन कार्ड की तरह गोल्ड कार्ड धारकों को भी लगभग 5 वर्ष तक परमानेंट यानी कि नागरिकता यानी नेचुरलाइजेशन की सभी ज़रूरतों को पूरा करना होगा। और भारत और गोल्ड कार्ड की अगर हम बात करें तो इसमें भारत जो है प्रभावित होगा कैसे, तो 2023 में केवल 631 भारतीयों ने EB-5 वीज़ा के तहत अमेरिकी ग्रीन कार्ड जो है वो प्राप्त किया था। लगभग 43 करोड़ रुपए देकर अमेरिका का ग्रीन कार्ड प्राप्त करना अधिकांश भारतीय निवेशकों के लिए एक अव्यवहारिक विकल्प हो सकता है। ज़्यादातर भारतीय छात्र, प्रोफेशनल्स और स्टार्टअप निवेशक H-1B, L-1 और 0-1 वीज़ा को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करना नहीं होता है।
भारत में वर्ष 2011 में प्रारंभ परमानेंट रेजिडेंस स्टेप्स यानी PRS योजना है। यह विदेशी निवेशकों को 18 महीने में लगभग 10 करोड़ रुपए या 36 महीनों में 25 करोड़ रुपए के निवेश और 20 नौकरियों के सृजन के साथ भारत में अस्थायी आधार पर रहने की अनुमति जो है वो प्रदान करती है। ठीक है, आगे देखिए वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट किसके द्वारा, तो ये ध्यान से देखिए, वैश्विक जो लोकतंत्र सूचकांक है वो EIU के द्वारा 27 फरवरी 2025 को जारी किया गया। और क्या दर्शाता है, तो लोकतंत्र अपनी सबसे कमज़ोर स्थिति में पहुंच गया है 2024 में, यही ये दर्शा रहा है। 2024 में इतिहास के सबसे बड़े चुनावी वर्ष के बावजूद 70 से अधिक देशों में 1.65 अरब से अधिक मतदाता शामिल हुए। लोकतंत्र की स्थिति में सुधार के बजाय गिरावट देखी गई। क्या है जानने वाली चीज़ें, तो नॉर्वे ने लगातार 16वें वर्ष सबसे लोकतांत्रिक देश का स्थान बरकरार रखा और इसका स्कोर कितना रहा है, 9.18 स्कोर के साथ। ठीक है, तो नॉर्वे सबसे अधिक लोकतंत्रात्मक देश है। आगे देखिए शीर्ष जो लोकतांत्रिक देश हैं वो कौन है, तो सबसे पहले तो नॉर्वे ही आ जाएगा, फिर न्यूजीलैंड, फिर स्वीडन। सबसे कम लोकतांत्रिक यानी तानाशाही, तो सबसे पहले तो उत्तर कोरिया आएगा, फिर म्यांमार, फिर अफगानिस्तान। आप देखिए 7.85 के स्कोर के साथ अमेरिका जो है ना वो त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में बना हुआ है। भारत के प्रदर्शन की यदि बात की जाए तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत जो है 41वें स्थान पे है, मतलब कि स्कोर कितना है 7.29। और कहाँ पे शामिल है, तो हम लोग चलिए कहीं पे तो अमेरिका के जैसे हैं, अमेरिका की बराबरी कर रहे हैं, त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र में हम अमेरिका के साथ शामिल हैं। ठीक है, चलिए इंडोनेशिया ब्रिक्स का नवीनतम पूर्ण सदस्य बना है। तो ब्रिक्स का जो है नवीनतम पूर्ण सदस्य, ये वाली जो खबर है ना, पता है कहाँ पे पूछी गई थी, जो UPSC का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये वाला पूछा गया था और यही पूछा भी था कि इंडोनेशिया हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य बना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ब्रिक्स एक अंतर सरकारी संगठन यानी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यह वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ के देशों के लिए एक राजनीतिक और राजनयिक समन्वय मंच यानी डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन फोरम के रूप में काम करता है। ब्रिक्स की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार वर्तमान में ब्रिक्स में टोटल 11 पूर्ण मेंबर हैं। कौन कौन से, तो 5 मूल सदस्य ओरिजिनल मेंबर्स ब्राज़ील, चाइना, भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका, जबकि 2024-25 के दौरान इसमें 6 नए देश जो है मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE हैं। क्या है हमारे लिए जानने योग्य चीज़ें, तो स्मरणीय तथ्यों में आप देखिए 6 जनवरी 2025 को इंडोनेशिया जो है ना वो आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया। तो पूछ लिया गया था, बता ही दिए, UPSC ने पूछा है। ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाला यह दक्षिण पूर्व एशिया यानी साउथ ईस्ट एशिया का पहला राष्ट्र है और ब्राज़ील की अध्यक्षता के तहत यह ब्रिक्स समूह के प्रथम विस्तार को चिन्हित करता है। उल्लेखनीय है ब्राज़ील ने 1 जनवरी 2025 को ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की, यानी कि अभी इस समय जो है किसके पास है अध्यक्षता, तो ब्राज़ील के पास। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2023 में जोहान्सबर्ग में आयोजित 2 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ना, इसमें इंडोनेशिया की सदस्यता को मंजूरी जो है वो प्रदान की गई थी। तो बस करें क्या, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो बस करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे की जो खबरें हैं वो अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद। और हाँ, आज हमने ना जो मतलब कि GS के प्रैक्टिस सेट हैं यूथ कॉम्पिटिशन से, उसको भी स्टार्ट कर दिया है हमने। हिंदी के 8 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो उनको ज़रूर देख लीजिए। और आज GS का पहला सेट आया हुआ है जिसमें हमने 70 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो उसको ज़रूर देखिए। अभी 6 बजे जो है वो पब्लिक होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।